वेलकम गाइस। तो आज वो दिन आ गया है कि हम लोग 11th क्लास का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपसे बोला होगा कि मैं 2 ही लेक्चर्स डालूँगी, पहला मंडे को, दूसरा जो है वो रहेगा हमारा थर्सडे को। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जब नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कैलकुलेट किए, उसमें कितना कंटेंट है उस पर थोड़ा गौर किया, तो मुझे पता चला कि हर हफ्ते अगर हम सिर्फ 2 लेक्चर्स करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि एक वीक में हम मतलब मैं आपके लिए 5 लेक्चर्स लाऊंगी। अब इसमें बात यहाँ पर यह आती है कि ये 5 लेक्चर्स ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन में ही हों। ठीक है, एक दिन में मैं एक या एक से ज़्यादा लेक्चर्स भी अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, बट हाँ, एक वीक में 5 लेक्चर्स अब ज़रूर आएंगे। ठीक है, 2 नहीं, 5 आएंगे। अब इसके नीचे और क्या बात बतानी थी मुझे, अब थोड़ा सा ना लिविंग वर्ल्ड के को हम लोग किस तरीके से, क्या रोड मैप रहने वाला है, किस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट आइडिया जो मेरा है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर पेजेस वाइज देखा जाए, बोथ साइडेड, तो लिविंग वर्ल्ड में 12 पेजेस हैं पढ़ने के लिए, कवर करने के लिए, एकदम डिटेल से उसको रटने के लिए। ठीक है, तो अगर हमने अपना टारगेट बनाया कि हम लोग पर डे 4 पेजेस भी कंप्लीट करेंगे, तो हमें एटलीस्ट अगर एक लेक्चर एक दिन में किया जाए तो 3 दिन लगेंगे कंप्लीट होने के लिए, यानी 3 लेक्चर्स में हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहाँ से लेकर के लास्ट समरी तक पूरा का पूरा। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको बताया था कि एक लेक्चर में PYQ का एनालिसिस भी होगा, कि जो चीज़ें हमारे NCERT के टेक्स्ट बुक में नहीं होगी वो मैं आपको लिख के दे दूँगी कि हाँ भाई ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप रट लेना। ठीक है, और दोबारा एक और लेक्चर होगा जिसमें जितने भी शीट्स हैं, एग्जाम्पल की शीट हो गई, डेट्स की शीट हो गई, जो भी उस चैप्टर में होगी। ठीक है, साइंटिस्ट की शीट जो उस चैप्टर में होंगे, साइंटिस्ट, उन सबका मैं अलग से शीट प्रोवाइड करूँगी, तो वो एक लेक्चर में हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 दिन यानी 3 लेक्चर्स तो हमें ये चैप्टर ही कंप्लीट करने के लिए लगेगा, जिसमें इंट्रोडक्शन, समरी, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन जो एकदम स्टार्टिंग में है वो सब आएगा। उसके साथ एक लेक्चर और मैं इंक्लूड कर रही हूँ जिसमें PYQ और जो शीट्स हैं, जितने भी शीट्स का एक लेक्चर बनेगा वो दोनों सेम डे में ही मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर को हम लोग 4 लेक्चर्स में निपटाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो इंट्रोडक्शन था जो मुझे आपको देना था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो अब बस इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा चैप्टर। तो जिस तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया था कि एक यहाँ कटआउट रहेगा इस तरीके से, उसमें ये जो हाईलाइट किया है मैंने वो आप चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो मत करना। कोई चीज़ मुझे हाईलाइट करवानी होगी तो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ ये चीज़ आप हाईलाइट कर लेना, तो जब भी आप वो टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो ये उन लाइंस पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें मुझे समझानी है वो मैंने यहाँ पर ब्लैक, ब्लू और रेड पेन का इस्तेमाल किया है, यानी इन चीज़ों को आपको अपने नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। जो चीज़ मुझे आपको लिखवानी है वो यहाँ पर ग्रीन पेन से, सिर्फ प्योरली ग्रीन पेन से लिखा होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ मार्किंग रेड में की गई हो, जैसे नंबर वगैरह वगैरह लिखा है, बट जो कंटेंट लिखा रहेगा वो सब ग्रीन पेन से लिखा है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आपके नोटबुक में उतारना है। ये चीज़ें मैंने कहाँ से लिखी है, ये इसी कटआउट में से ही होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि लिखने की क्या ज़रूरत है, इसको एक्सट्रैक्ट करके ही, मतलब यानी हाईलाइट करके ही हम लोग इसको बार बार पढ़ सकते हैं और आपको हाईलाइट करना भी पड़ेगा। बट बात यहाँ पर आती है ना, मेरी एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि आप वहाँ पर हाईलाइट ज़रूर कर लोगे, पर वो आप बार बार पढ़ने पे भी आपको याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक पैराग्राफ में लिखा है, और पैराग्राफ में ये चीज़ बहुत छोटी लिखी हुई है, मतलब एक तरीके से आपके दिमाग को ये ज़्यादा सूट नहीं करता है, वो चीज़ें आपको ज़्यादा। अब NCERT टेक्स्ट बुक को अगर मैंने जो कटआउट में से लिखा है, अगर आप इसको हाईलाइट करके सिर्फ रटने की कोशिश करोगे तो आपको NCERT की टेक्स्ट बुक एटलीस्ट 15 से 20 बार पढ़नी पड़ेगी वो पर्टिकुलर चीज़ अच्छे से याद करने के लिए। बट अगर आप इसे अलग से लिख लोगे ना, पहले ही मेहनत कर लोगे, तो एंड तक में आप इसके 3 से 4 रीडिंग मार करके ये लाइंस को आराम से याद रख सकते हो। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी डायग्राम्स के लिए, टेबल्स के लिए आपको NCERT देखनी पड़ेगी। तो अब बस स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, एक बार मैं दिखा दूँ कितनी चीज़ें अभी आज हमें इस लेक्चर में कवर करनी है। तो ये कितने पेजेस हैं मैं आपको दिखा दूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि 4 पेजेस हमें करने हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो हमें एटलीस्ट यहाँ तक कितने पेजेस हो गए हमारे, इसमें दिखा नहीं रहा है, कोई बात नहीं। मतलब हमें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का ये पेज यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है, तभी जा कर के आज का हमारा टारगेट कंप्लीट होगा, जो कि है 4 पेजेस पर डे का। ठीक है, तो स्टार्ट करते जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नाउ अच्छा, इसमें ये भी बस समझ लीजिएगा कि जो लाइन बहुत ज़्यादा सिंपल है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जो एक्चुअली में समझाने लायक लाइन है उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, हाउ वंडर इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts और hot spring, leaves us speechless। क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ गिने चुने हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स भी हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, आप चाहो तो इन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, the beauty of a galloping horses, of migrating bird, the valleys of flower or the attacking shark evokes a view and deep sense of wonder। ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल्स को वैसे तो अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसे अंडरलाइन नहीं किया, तो इन्हें आप छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन, द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। देखो, अब ये वाला जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन को समझने के लिए एक्चुअली में आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझते। देखो, आपने इंटरेक्शन पढ़ा था, अगर आप क्लास 12th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे तो उसमें जो इकोलॉजी की यूनिट है, इकोलॉजी के यूनिट में अभी तो हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। उसका जो सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, उसमें एक टॉपिक है इंटरेक्शंस करके। ठीक है, जिसमें आपको याद होगा अगर, तो हमने प्रीडेशन पढ़ा है, पैरासिटिज्म पढ़ा है, कंपटीशन पढ़ा है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म पढ़ा है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इन्हीं को इंटरेक्शन कहते हैं। इंटरेक्शन मतलब 2 ऑर्गेनिज्म जब साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो, अब चाहे वो किसी भी मीन्स से हो। ठीक है, एक ही मतलब एक ही फूड मटेरियल के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, या लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, समझौता करके रह रहे हैं, मतलब 2 ऑर्गेनिज्म किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ या चीज़ के लिए आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, उसी को इंटरेक्शन कहते हैं। अब इकोलॉजिकल इंटरेक्शन 2 टाइप के होते हैं, पहला है कन्फ्लिक्ट, दूसरा है कोऑपरेशन। नाम से पता चल रहा है कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब 2 ऑर्गेनिज्म आपस में झगड़ रहे हों। ठीक है, झगड़ रहे हैं यानी झगड़े से आपको पता है कि किसी न किसी का नुकसान होगा, हो सकता है दोनों का नुकसान हो, नेगेटिव इंटरेक्शन हो सकता है, एक को फ़ायदा एक को नुकसान हो, या हो सकता है एक को कुछ भी नहीं हो रहा हो, ना फ़ायदा ना नुकसान, और दूसरे को नुकसान हो रहा हो। ये तीनों टाइप की इंटरेक्शंस इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट यानी नेगेटिव इंटरेक्शंस के अंदर ही आती है। कोऑपरेशन नाम से पता चल रहा है कि जब 2 लोग समझौता करके साथ में रह रहे हों। ठीक है, इसमें हो सकता है कि दोनों को फ़ायदा हो रहा हो, या या एक को कुछ भी नहीं हो रहा हो, ना नुकसान ना फ़ायदा, और एक को फ़ायदा हो रहा हो। ये 2 कैटेगरीज इकोलॉजिकल कोऑपरेशन या पॉजिटिव इंटरेक्शंस के कैटेगरी में आती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, ठीक है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान, तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन में जा रहा है। मतलब किसी एक को भी अगर नुकसान हो रहा है, ठीक है, उस इंटरेक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन में किसी एक को भी नुकसान हो रहा है, तो वो हमारा नेगेटिव इंटरेक्शन में ही जाएगा। भले ही दूसरे वाले को पॉजिटिव मतलब फ़ायदा पहुंच रहा है, फिर भी ये कोऑपरेशन में नहीं, नेगेटिव इंटरेक्शन में ही जाएगा। किसी एक को भी नुकसान हुआ तो नेगेटिव इंटरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, जैसे इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स, प्रीडेशन जिसमें इसको फ़ायदा हो रहा है, एक को फ़ायदा हो रहा है और इसको नुकसान हो रहा है। पैरासिटिज्म अगेन ये जो है इसको फ़ायदा होगा और जो होस्ट है उसको नुकसान होगा। कंपटीशन जिसमें दोनों को नुकसान हो रहा है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान हो रहा है, जैसे कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है हमारे टेक्स्ट बुक में ही दिया है फ्लैमिंगोज और नेटिव फिशेस का, जो कि कॉमन फूड मटेरियल दैट इज़ जू प्लैंकटन जो पानी में है उसके लिए झगड़ रहे होते हैं। तो जब झगड़ा होता है ना तो दोनों को ही नुकसान होता है।
कंपटीशन। इसका एक और एग्जांपल है एमेंसलिज्म, जिसमें एक को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, ना नुकसान होता है, और दूसरे को नुकसान होता है। इसको एमेंसलिज्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इकोलॉजिकल कॉपरेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। म्यूचुअलिज्म बहुत फेमस एग्जांपल है लाइकेंस का, आप देख सकते हो, जिसमें फंगाई और एल्गे एक साथ मिल के रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। दूसरा एग्जांपल कमेंसलिज्म का है। कमेंसलिज्म में एक को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, ना नुकसान ना फ़ायदा, न्यूट्रल रहता है और दूसरे को फ़ायदा पहुँच रहा होता है। जैसे कि अगेन हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही है, कैटल और कैटल इग्रेट का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें कैटल इग्रेट जो है उसको फ़ायदा पहुंच रहा होता है, और जो कैटल है वो न्यूट्रल रहता है, ना तो नुकसान होता है उसे, ना कोई फ़ायदा होता है, ठीक है। तो क्या ये लाइन समझ गए आपको, आपकी इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा इस बात पे ध्यान दो, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपनी बॉडी में पड़ी होगी कि पहले सेल्स होते हैं, ठीक है, ढेर सारे सेल्स मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, ढेर सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बना लेते हैं, और ढेर सारे ऑर्गन एक साथ मिलके जब काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसको हम लोग एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्गेनिज्म है। ढेर सारे एक ऑर्गेनिज्म, फिर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मिलके एक पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है, फिर ढेर सारे अलग अलग पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाएंगे, ढेर सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ मिलके एक इकोसिस्टम बनाएंगे, और ढेर सारे इकोसिस्टम्स मिलकर के एक पूरा का पूरा बायोस्फीयर दैट इज़ आवर अर्थ वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन किन के बीच में होता है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, ठीक है। तो क्या ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में है, हाँ है। क्या ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी में पाए जाएंगे, ऑब्वियसली। क्या ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में है, हाँ है। बायोस्फीयर में है, हाँ है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी यूनिट है, वो इन सब में पाई जाएगी। तो ये जो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट या कॉपरेशन होता है वो दो मेंबर्स के बीच में होता है। अब ये मेंबर एक पॉपुलेशन के हो सकते हैं, ठीक है, ये है पॉपुलेशन ए, ठीक है। इस पॉपुलेशन ए में मान लो 100 मेंबर्स हैं, 100 ऑर्गेनिज्म हैं, तो हो सकता है इन्हीं 100 में से 2 ऑर्गेनिज्म आपस में झगड़ रहे हों, ठीक है। या तो हो सकता है कि ये जो 2 ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से एक पॉपुलेशन ए का है, ठीक है, और दूसरा जो है पॉपुलेशन बी का है, और ये दोनों ही पॉपुलेशन एक सेम कम्युनिटी के हैं। तो वही चीज़ लिखी है कि अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी। यही सेम चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। और मॉलिक्यूलर ट्रैफिक क्या होती है, सेल के अंदर, देखो सेल के अंदर कई चीज़ें बन रही होती हैं, तो वो चीज़ें बनती हैं तो सेल के बाहर भी जाती हैं, ठीक है, सेल के बाहर भी जाती हैं। कुछ चीज़ें जो हम बाहर से लेते हैं वो सेल के अंदर जाती है। तो ये जो मटेरियल का अंदर बाहर ट्रांसफ़र हो रहा है ना, उसी को मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का नाम दिया गया है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद हमारे अंदर ये थॉट आता है कि एक्चुअल में लाइफ होती क्या है, ठीक है। अब इस एक क्वेश्चन में, दैट इज़ व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, इसमें भी 2 अलग अलग क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला टेक्निकल वन है, जो कि ये स्पेसिफाई करने की कोशिश करता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है, ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग के पास है बट नॉन लिविंग के पास नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली वो चीज़ सिर्फ लिविंग के पास होनी चाहिए, नॉन लिविंग के पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को समझिए, जो चीज़ लिविंग में है नॉन लिविंग में नहीं है, उस प्रॉपर्टी को हम इसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ कुछ लिविंग्स में है, ठीक है, कुछ लिविंग्स में पाई जा रही है और कुछ में नहीं पाई जा रही है, तो भी हम उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं बता दूं, रिप्रोडक्शन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। और वहीं पर जो चीज़ें लिविंग में होती है नॉन लिविंग में नहीं होती है, मतलब सारी लिविंग्स में होती है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होती है, ठीक है। विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे लिविंग्स में होती है, विदाउट एनी एक्सेप्शन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होती है, उनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आगे हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होता है फिलोसफिकल वन है, जो ये जानना चाहता है कि अगर हमें लाइफ मिली है तो उसका पर्पस क्या है। इस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर एज अ साइंटिस्ट आए हैं, फिलोसफर नहीं आए हैं। तो पहला पैराग्राफ हो चुका है, ठीक है। पहला पैराग्राफ, इसमें मार्क क्या करवाया मैंने, ये सारे एग्जाम्पल मार्क करवाए हैं, आप मार्क कर लेना। और ये इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन, और ये वाली पूरी जो लाइन है यहाँ तक कम्युनिटी तक, वो मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ टेक्स्ट, ये आप नोट करिए, पॉज करके लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिखिए, जो भी करना है करिए।
अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब हम लोग लिविंग को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ लिविंग है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हम बेसिकली कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को खोजने की कोशिश करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, जैसे कि ग्रोथ देखा जाता है, रिप्रोडक्शन देखा जाता है, इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी, और सेंस करने के बाद जो एक सूटेबल रिस्पॉन्स होगा वो करने की एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। मेटाबॉलिज्म होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब कुछ चीज़ें हम अपनी बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मूवमेंट है, ठीक है, लोकोमोशन है, वो हमारी मर्ज़ी के ऊपर है कि हम करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। उसके अलावा इंटरैक्ट करना, जो कि हमने पीछे देखा कि कैसे दो ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं। इमर्जेंस का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है, इमरजेंस मतलब क्या होता है? ओरिजिन। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये थी कि हाँ भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अब हम जब देखो क्या बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं। अब इसमें पहले ही मैं आपको बता दूं, वैसे तो नीचे बताना ही पड़ेगा, बट ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन लिखी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो कर सकते हैं, क्या ये गलत है? अब एब्सोल्युटली नॉट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। बट क्या हम ग्रोथ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट में अंतर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं बट ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उसे बोलेंगे जब वो प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जा रही हो और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही हो विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो नहीं पाई जानी चाहिए और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रॉपर्टी पाई जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है, ठीक है। वैसे अभी पढ़ते हैं आगे। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, यानी मास में इंक्रीज होना, ठीक है, या मान लीजिए अगर किसी ह्यूमन है उसका मास बढ़ रहा है तो उसे भी ग्रोथ कहा जाएगा, या ह्यूमन नंबर कह रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन कह रहे हैं ह्यूमंस की बढ़ रही है तो उसे भी ग्रोथ ही मानी जाएगी। तो ये वाली लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए और ये वाली ऊपर वाली लाइन भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हम इतने बड़े इंसान बनने से पहले एक जाइगोट थे, एक सिंगल सेल जाइगोट थे, उसका क्लीवेज हुआ, 1 से 2 बने, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके सेल डिवीजन के थ्रू ही इतनी बड़ी बॉडी बनी है। और अभी तक हम लोग, अगर आप 16 या 14 ईयर्स के हो तो अभी तक ग्रो ही कर रहे हो, राइट। प्लांट्स जो कि मल्टी सेलुलर है, ऑब्वियसली इसका भी ग्रोथ सेल डिवीजन से है। अंतर बस यहाँ प्लांट और एनिमल में एक चीज़ कहा जाता है कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो लाइफ स्पैन थ्रू आउट चलती रहती है और एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ देखी जाती है। क्यों होता है प्लांट्स में? देखो प्लांट्स में क्या होता है ना, मेरिस्टेम्स पाया जाता है, टिप्स पे मेरिस्टेम पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है, तो उनकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है अगर उनके ये जो मेरिस्टेम है उसको काटा ना जाए तो। जबकि ह्यूमंस में मेरिस्टेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। हालांकि उस सर्टेन एज के बाद भी एनिमल्स में सेल डिवीज़न चलती रहती है, सेल डिवीज़न नहीं रुकती है। क्या करती है सेल डिवीज़न एक सर्टेन एज के बाद? देखो एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाएगी, यानी सेल डिवीज़न अब ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करेगा, बट सेल डिवीज़न अभी भी होगा। क्या काम होगा सेल डिवीज़न का? सेल डिवीज़न का काम होगा जो टिश्यू है या जो सेल है जो डैमेज हो गया है उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। और यूनिसेल, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जो ग्रोथ होती है ना वो सेल डिवीजन के थ्रू ही होती है, ठीक है। उसके बाद वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या अंडरलाइन करना है? पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये वाला लाइन आप अंडरलाइन कीजिए और प्लांट्स अंडरलाइन करके ग्रोथ कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। एनिमल में ये चीज़ सर्टेन एज तक देखी जाती है, या आप अंडरलाइन कीजिए। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी
सेल डिवीजन होता है, ये वाली चीज़ अंडरलाइन कीजिए। अब क्या है, अब मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इस लाइन को समझने की ज़रूरत है। देखिए ये क्यों बोला है, सबसे पहले बात ये बोल रहा है कि हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी दो और या दो से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स जो एक साथ एक समय पर नहीं हो सकते। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आगे लाइन लिखी भी हुई है, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बेसिकली इनमें एक सेल होता है। अब ये एक सेल जब रिप्रोड्यूस करके दो सेल बनाता है ना, तो इसी को रिप्रोडक्शन और इसी को ग्रोथ दोनों बोला जाता है, ठीक है। बट ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या हायर एनिमल्स या प्लांट्स के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग है। फॉर एन इंस्टेंस हम लोग ह्यूमन का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर ये ग्रोथ करेगा तो ये बच्चा होगा, बच्चे से ये बड़ा बन जाएगा, ग्रोथ का मतलब ये है। अगर ये रिप्रोडक्शन करेगा तो ये अपना एक प्रोजनी बनाएगा, ठीक है। ग्रोथ का मतलब ये अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा, रिप्रोडक्शन यानी प्रोजनी बनाएगा, तो ये दोनों तो अलग चीज़ हो गई ना। तो यही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है और ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मेजॉरिटी को अंडरलाइन करिएगा, हो सकता है मेजॉरिटी की जगह पे माइनॉरिटी लिख दे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो आपको ये तो पता ही है कि हमारा अगर बॉडी मास भी बढ़ता है, हम मोटे होते हैं, तो हाँ उसको भी ग्रोथ ही मानी जाती है, ये चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। और अगर हम इस एक पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखें तो हमें पता चलता है कि इस एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया की वजह से हमें दिखता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, ठीक है। जैसे माउंटेन बोल्डर्स सैंड मोल्ड्स डू ग्रो, कैसे ग्रो करते हैं ज़रा दिखाते हैं। सैंड मोल्ड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये है रेत, ठीक है। यहाँ पर हवा क्या हो रही है, हवा इस तरफ को बह रही है, तो रेगिस्तान में रेत है, यहाँ से हवा के थ्रू रेत उड़ के आती है और यहाँ पर इकट्ठा होती है इसके सरफेस पे और इसका मास बढ़ जाता है, ठीक है। मास मान लीजिए पहले 100 केजी यहाँ पर रेत थी, अब हवा की वजह से यहाँ 200 केजी हो गया, तो मास तो बढ़ गया। और जैसा कि पीछे लिखा था कि अगर मास बढ़ेगा तो उसको भी ग्रोथ बोला जाएगा, तो यानी ये भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा है। और ये बात हमेशा याद रखना कि मास जब इंक्रीज़ होगा तब उसको ग्रोथ बोलेंगे। मास अगर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मास अगर डिक्रीज़ है तो उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। ये बेसिक मतलब कॉमन सेंस है, राइट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो ग्रोथ हमें सैंड मोल्ड्स बोल्डर्स और माउंटेन्स में दिख रही है, ये किस वजह से हो रही है, मटेरियल का अक्यूमुलेशन हो रहा है सरफेस पे, यानी बाहर से हो रहा है, एक्सट्रिंसिक हो रहा है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही चीज़ अंदर से होती है, इंट्रिंसिक होती है, राइट। ये वाली चीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक होती है, क्या कहना चाह रहा है ज़रा इसको देखो। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है, पहली चीज़ अंदर से होती है, इंट्रिंसिक होती है, दूसरी चीज़ इरिवर्सिबल होती है। जैसे सपोज़ हमारी एक बच्चा है, हम हैं, ठीक है, हम बड़े हो गए, क्या हम वापस बच्चा बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा ग्रोथ इरिवर्सिबल है, हम वापस छोटे नहीं बन सकते। दूसरी चीज़, हमारा ग्रोथ अंदर से होता है, ऐसा नहीं है कि बाहर से धूल मिट्टी आके चिपक गई तो हम बोलेंगे हमारा वेट बढ़ गया धूल की वजह से तो हम ग्रो कर गए, ऐसा नहीं होता है। हमारा ग्रोथ इंट्रिंसिक होता है, अंदरूनी होता है। और वहीं पर नॉन लिविंग थिंग में जो ग्रोथ देखी जाती है वो रिवर्सिबल होती है और बाहर से यानी एक्सट्रिंसिक होती है। यानी एक्सट्रिंसिक मतलब मटेरियल का अक्यूमुलेशन हो रहा है जिसकी वजह से उसका ग्रोथ हो रहा है, मास बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ रिवर्सिबल है, यानी एक बार इसका मास मान लीजिए पहले 100 था, बाद में 200 हो गया। अब हवा मान लो यहाँ से यहाँ पर जा रही है, उड़ जा रही है यहाँ से, तो रेत तो यहाँ से उड़ के चली जाएगी। तो पहले 200 था, अब वापस से मान लो 50 हो गया या उससे भी कम हो गया, तो यहाँ पर जो मास है क्या वापस से घट गया, तो रिवर्सिबल हो गया। तो ये दो चीज़ें आप चाहो तो ये लाइन लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। इसकी वजह से, सिर्फ इसी वजह से कि एक तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है ग्रोथ विदाउट एनी एक्सेप्शन, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ देखी जाती है। देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एक बात याद रखना, जहाँ पे भी हेंस लिखा है, देयरफॉर लिखा है या ऐसा कुछ लिखा है, अभी आगे दिखेगा तो मैं बताऊंगी, वहाँ से असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है
कि यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। ठीक है, ये असर्शन दिया है, रीजन दिया है कि नहीं सॉरी असर्शन क्या दिया है, मान लीजिए असर्शन दिया है कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मान लीजिए असर्शन है। ठीक है, और रीज़न क्या दिया है, रीज़न ये दिया है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जहाँ पे देयर फोर है, हेंस लिखा है, ठीक है, वो उन जगह से असर्शन रीज़न के क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस अंडर विच इट कैन मतलब ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। ठीक है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमें देखो ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखी जाती है, बट फॉर एन इंस्टेंस अगर हमें ग्रोथ को सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी दिखाना है तो हमें कुछ कंडीशंस बतानी पड़ेगी। जैसे कंडीशंस में बताना पड़ेगा कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ मास में इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, मास में इंक्रीज़ नहीं होता है, नंबर में भी इंक्रीज़ कंसीडर करना पड़ता है, हाइट में इंक्रीज़ कंसीडर, और भी कई चीज़ों को कंसीडर करेंगे तब जा कर के हम बोलेंगे कि ग्रोथ सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है। ऑफ कोर्स डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते, डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये वाला भी हो गया, ये वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया, और जो भी चीज़ें लिखनी है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है, आप नंबरिंग के हिसाब से इसको लिखना, मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। बहुत सिंपल राइटिंग में लिखी है, कोई कर्सिव नहीं लिखा है, तो ये आराम से समझ में आ जाने वाली राइटिंग है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। जैसा कि ग्रोथ में हमने देखा था, रिप्रोडक्शन भी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर विदाउट एनी एक्सेप्शन नहीं है। देखो ग्रोथ क्या था, सारे के सारे लिविंग में पाई जा रही थी और नॉन लिविंग में भी पाई जा रही थी, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था। रिप्रोडक्शन के केस में क्या है, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती है, बट ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं पाई जाती है, इसीलिए रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो हमने बस समझ लिया है, अब आगे यही चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी का बनाना, और इस प्रोजेनी में जो फीचर्स हैं मोर और लेस, अंडरलाइन दिस वन, मोर और लेस सिमिलर होने चाहिए पेरेंट्स से। ठीक है, अब हम लोग जब रिप्रोडक्शन का बात करते हैं मल्टी सेलुलर में, जनरली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर कुछ जबकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एसेक्सुअल मीन्स से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो अलग अलग रिप्रोडक्शन मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फंगाई एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट, हाइड्रा बडिंग दिखाते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, प्लेनेरिया जैसे कि फ्लैट वॉर्म, उनमें हमें ट्रू रीजनरेशन दिखता है। ट्रू रीजनरेशन का क्या मतलब है, फ्रैगमेंटेड एक ऑर्गेनिजम्स के फ्रैगमेंट हो जाते हैं, और जब वो और फिर क्या होता है, उन्हीं फ्रैगमेंट्स में रीजनरेशन होता है, जिससे कि जो लॉस्ट पार्ट है, जो पार्ट उनके उस फ्रैगमेंटेड वाले बॉडी में से गायब हैं, उनको वापस ग्रो करके एक फुल्ली ग्रोन बॉडी बना लिया जाता है। ठीक है, और इसी को न्यू ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर लिया जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल, फंगाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेज, इनमें फ्रैगमेंटेशन देखा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए। अब ट्रू रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है ज़रा देख लीजिए। देखिए, फ्रैगमेंटेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जानबूझ के अपनी मर्जी के साथ खुद को ब्रेक कर लेता है मल्टीपल पीसेस में, और हर एक पीस एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन एक्चुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है, बट जो हमारा रीजनरेशन है वो कोई रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बाई चांस, ठीक है, गलती से मान लो कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, कोई पार्ट गलती से किसी एक्सीडेंट के थ्रू कहीं वो किसी
प्रीडेटर ने उस पर अटैक कर दिया है, उसकी वजह से उसका जो पार्ट है वो लॉस्ट हो जाता है, तो बस वो रीजनरेशन वाले प्रोसेस से उसी लॉस्ट पार्ट को जनरेट कर देता है, और जो लॉस्ट पार्ट उसका कहीं अलग हो गया होगा वो भी अपनी बाकी बची हुई बॉडी को जनरेट कर लेगा। इससे क्या होगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है और ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो अंदर सिर्फ इतना है कि फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, और रीजनरेशन कोई रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक प्रोसेस है रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर डायग्राम है, जैसे कि यीस्ट में बडिंग कुछ इस तरीके से होता है, हाइड्रा में बडिंग इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये देख रहे हो रीजनरेशन क्या हो रहा है, इसका ये पार्ट मान लो एक्सीडेंट के थ्रू ये वाला पार्ट खो गया, तो अब ये क्या करेगा, ये वाला पार्ट क्या करेगा, बची हुई बॉडी बना लेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या करेगा, ऊपर की और नीचे की बॉडी बना लेगा, और ये नीचे वाला पार्ट क्या करेगा, बची हुई ऊपर की बॉडी बना लेगा। तो यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म के फ्रेगमेंट से 3 बन गया, बट ये कोई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये एक रिपेयरिंग का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर रिपेयरिंग चल रही है, और वहीं पर फ्रैगमेंटेशन में वो जानबूझ के अपने आप को 2 पार्ट में तोड़ लेता है डॉटर सेल्स बनाने के लिए, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में देखी जा रही है। ठीक है, ये वाली लाइन समझ में आ गई। नाउ अब क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गे और अमीबा में रिप्रोडक्शन ग्रोथ दोनों एक ही बात है, सिनोनिमस है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। इसका क्या मतलब है, जो मैंने पीछे वही बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो मान लो रिप्रोड्यूस करके 2 सेल बना रहा है, तो ये जो रिप्रोडक्शन चल रही है उसी को ग्रोथ का नाम दे दिया जाता है। तो इसी की वजह से ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसी को ग्रोथ बोल दिया जाता है। सिर्फ इस एक की वजह से ठीक है, सिर्फ एक इस वजह से सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल दैट इज़ रिप्रोडक्शन, उसी को ग्रोथ का नाम दे दिया जाता है। और हमने देखा था कि ग्रोथ को हम लोग, ठीक है, अगर सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको भी ग्रोथ कंसीडर किया जाता है, जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हेंस वी नोटिस दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट यूसेज ऑफ 2 टर्म्स दैट इज़ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दोनों को अलग अलग डिफाइन करना, जैसे कि एक हायर प्लांट या एनिमल में हम कर पाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम ये काम नहीं कर पाते हैं। राइट, अब मैनी ऑर्गेनिज्म, कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये लिविंग ज़रूर हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो कंडीशन तो यही थी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए और नॉन लिविंग में नहीं। हालांकि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं होता, इसलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। राइट, ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज़ केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। ठीक है, ये बात हमने समझ ली, और ये वाला पैराग्राफ भी हो गया। इसमें से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए था। लिखना है आपको ये, राइट, ये चीज़ आपको लिखनी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। अगेन जैसा कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों के लिए लिख रखा था, मेटाबॉलिज्म के लिए भी लिख रखा है कि जितने भी लाइफ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिज्म है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे केमिकल से बने हैं। ठीक है, अब वो केमिकल बड़ा हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है, वेरियस क्लासेस को बिलोंग कर सकता है, अलग अलग साइज़ का, अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं उन केमिकल के, और ये केमिकल कंस्टेंटली बन रहे हैं और एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। इस लाइन को अंडरलाइन करिए, इसका मतलब क्या है बताते हैं। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन्हीं कन्वर्जन्स को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। राइट, अब जरा इस लाइन को समझते हैं। एक लिविंग सेल ले लो, उसमें रेस्पायरेशन अगर आपको थोड़ा भी पता होगा तो आपको पता होगा कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज, जो कि हम जो खाना खाते हैं वहाँ से ब्लड अब्जॉर्ब कर लेता है और सेल्स में ग्लूकोज पहुंचाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज
10 स्टेप का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज पहले प्रोडक्ट में चेंज होगा, फिर वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में चेंज होगा, ऐसे करते करते 10 स्टेप का एक रिएक्शन चलता है, जिसका एंड प्रोडक्ट 2 पायरुविक एसिड बनता है। अब ये पायरुविक एसिड अगेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्रेब्स साइकिल में डाल करके हम लोग उससे एटीपी बनाते हैं। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से चलती है कि एक प्रोडक्ट ग्लूकोज एक तो वो बन रहा है या एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, दूसरी चीज़ वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। या पायरुविक एसिड के टर्म्स में देखें तो पायरुविक एसिड ग्लूकोज से बन रही है और खुद भी कन्वर्ट हो रही है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और ये रिएक्शन इतनी तेज़ होती है ना कि बिल्कुल गैप की जगह नहीं होती है। ये अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो एक फ़ोटो की तरह ही दिखेगी कि मतलब पायरुविक एसिड इसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसी दौरान बन भी रहा है, तो बेसिकली कभी कमी ही नहीं पड़ती है। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि कंस्टेंटली बीइंग मेड, खुद भी बन रहा है और चेंज भी हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल में, खुद भी बन रहा है, जैसे कि पायरुविक एसिड खुद बन रहा है ग्लूकोज से और दूसरे बायोमॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, दैट इज़ पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट भी हो रहा है, ये चीज़ बोल रहा है। अभी जो कन्वर्जन है उसमें कई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ग्लूकोज भी 10 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, तो ये सारे रिएक्शंस ही हैं जिनको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ, ये 1000 अंडरलाइन करिएगा, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चल रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज ने पायरुविक एसिड पहले बना लिया, उसके बाद पायरुविक एसिड पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगी, ऐसा नहीं है। ये बनाता जाएगा बिना रुके, और ये इसमें कन्वर्ट होता जाएगा बिना रुके, एक साथ सारी रिएक्शन चलेगी, कोई टाइम लैग नहीं होगा, ठीक है। बी दे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, माइक्रोब एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म देखी जाती है। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं उन सब को एक साथ मिला के मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, ठीक है। Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system. An isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in test tube is neither living or non-living, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहा है ना, उसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो काम हम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो रिएक्शन है, या हम बोल सकते हैं परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब इज़ नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, इस पूरे सिस्टम को ना तो हम लिविंग बोल सकते हैं पूरी तरीके से और ना तो नॉन लिविंग बोल सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। हेंस अगेन हेंस को हाईलाइट करिएगा, वाइल मेटाबॉलिज्म इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। इसकी वजह से हमने क्या कहा, मेटाबॉलिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर होता है बिना किसी एक्सेप्शन के, ठीक है। तो आप देख रहे हो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, एक तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पाई जाएगी, दूसरी चीज़ क्या होगा, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नहीं होता है, तो ये हमारा एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन गया। अभी जो टेस्ट ट्यूब में हम लोग बाहर रिएक्शन कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को ना तो हम लोग लिविंग बोल सकते हैं ना तो नॉन लिविंग, बट ये जो रिएक्शन अंदर चल रही है टेस्ट ट्यूब के, इस रिएक्शन को हम लोग ज़रूर से लिविंग बोल सकते हैं। ये रिएक्शन नॉन लिविंग नहीं है, ये रिएक्शन जरूर लिविंग है, पर ये पूरे सिस्टम को ना तो पूरी तरीके से लिविंग ना तो पूरी तरीके से नॉन लिविंग हम बोल सकते हैं, राइट। अब अच्छा, इस पूरे डिस्कशन से हमें ये भी पता चलता है कि मेटाबॉलिज्म की वजह से सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का, इसको भी डिफाइनिंग फीचर माना गया है लाइफ फॉर्म का। क्यों? अब इसको समझने की कोशिश करना कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना, वो सेल के अंदर ही होते हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म हो रही है, अगर हमने बोला है, तो इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म में सेल होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर हो, सेल होगा। जहाँ पर सेल नहीं है वहाँ मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सेल्स आर लिविंग, एटम्स नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के पास एटम होता है। तो क्या हमारे पास एटम नहीं है? ऑब्वियसली है भाई, नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन इतने सारे पाए जाते हैं, तो एटम्स तो हमारे पास भी हैं, बट वो एटम्स एक साथ मिलके सेल बना रहे हैं, तो सेल लिविंग है, एटम नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स में एटम्स होते हैं, एटम मिलके सेल नहीं बनाते, राइट। अब अच्छा, ये इस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश नहीं की है मैंने,
कि इसमें जब जस्ट बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेल होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर पाते हैं, अकेले ज़िंदा रह पाते हैं। जितने भी असेंशियल फंक्शन हैं लाइफ के, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एक सेल कर पाता है। इसकी वजह से सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं होता, और उनमें सेल नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। इसी वजह से वो नॉन लिविंग हैं और लिविंग के कैटेगरी में नहीं आते, राइट। ये वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। ये सारी लाइंस आपको लिखनी है। ये सारी की सारी लाइंस उस पैराग्राफ में से ही हैं, कहीं से एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिखिएगा। नाउ नेक्स्ट अब आते हैं इसमें। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। इस वाली लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से environment से लेके biological तक क्या बोल रहा है कि एक living organism का जो most obvious और technically complicated feature है वो है अपने surrounding को सेंस करना, अपने environment को सेंस करना, और जो भी स्टिमुलाई है इन्वायरमेंटल, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, उस पर रिस्पॉन्ड करना। और ये हम कैसे कर पाते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू, ठीक है। प्लांट्स भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिजम्स और पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, इन पे रिस्पॉन्ड करती है। ये वाला लाइन आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, ये सब के सब इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको सेंस कर सकते हैं। अब देखो सीजनल ब्रीडर्स, अब चाहे वो प्लांट सीजनल ब्रीडर हो या एनिमल सीजनल ब्रीडर हो, सीजनल ब्रीडर्स में फोटो पीरियड होता है। फोटो पीरियड मतलब सन की इंटेंसिटी को देख करके या सीज़न को सेंस करके, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करके अपने रिप्रोडक्शन टाइम को वो फिक्स करते हैं, राइट। तो हम कहते हैं कि फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। सब में नहीं, सब में नहीं, सिर्फ सीजनल ब्रीडर्स जो कि प्लांट या एनिमल दोनों हो सकते हैं इनमें, और ये लाइन आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर देयरफॉर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। क्या कह रहे हैं कि जितने भी केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, ठीक है, अगर वो केमिकल यूज़फुल है तो हमारी बॉडी उसको यूज़ करेगी, अगर वो केमिकल हार्मफुल है तो उसे एक्सक्रीट करेगी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, वो केमिकल यूज़फुल भी होती है बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में चली गई तो भी उसे जो एक्सेस अमाउंट है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी इस चीज़ के इससे अवेयर है कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, राइट। सो वी आर अवेयर यानी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। बट यहाँ पर एक लाइन है, ये वाली लाइन आप नोट करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद के बारे में अवेयर है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, राइट। हमारे बॉडी में कोई दिक्कत होती है तो हमें पहले ही पता चल जाता है, हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, हमारे अंदर के हमारा पेट दर्द हो रहा है तो हमें पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ ह्यूमन में पाई जाती है। नाउ कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये इस पूरे डिस्कशन से हमें ये एक लाइन पता चलती है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। नाउ अब क्या है, इस पूरे पैराग्राफ में से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। अब आगे चलते हैं। नाउ अब आगे क्या बोल रहा है, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन द लिविंग स्टेट। जब हम ह्यूमन बींग को देखते हैं ना तो लिविंग स्टेट क्या है इस चीज़ को डिफ़ाइन करना और भी मुश्किल हो जाता है। और हम ये क्यों कह रहे हैं, देखो जब हम लोग एक पेशेंट को देखते हैं जो कोमा में है, जो हॉस्पिटल में जिसका हार्ट और लंग वर्चुअली एक मशीन से रिप्लेस किया गया होता है, वो पर्सन नॉन लिविंग नहीं बन गया होता है या डेड नहीं हो चुका होता है, वो सिर्फ ब्रेन डेड होता है, ठीक है। वो सिर्फ ब्रेन डेड होता है, उसमें कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, बट वो अभी भी लिविंग होता है। तो जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी कि भाई उसमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है, बट इसमें तो कॉन्शियसनेस है नहीं,
तो फिर भी ये कैसे लिविंग है, बट इसीलिए कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में लिविंग स्टेट इसी वजह से डिफाइन करना और मुश्किल हो जाता है कि भाई उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, फिर भी वो बंदा लिविंग कैसे है। तो बस ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी है उसको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कोमा और ब्रेन डेड, इन दोनों ही चीज़ों को, ब्रेन डेड, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, रिप्लेस हार्ट एंड लंग, इन चीज़ों को जो हाईलाइट किया मैंने, हाईलाइट कर लेना, ठीक है ना। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग, उनको लिविंग ही बोला जाता है, ठीक है। जब उनका बेसिकली हार्ट और लंग्स या जितनी भी एक्टिविटीज़ है पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगी तभी उसको डेड माना जाएगा, ठीक है। और अगर वो व्यक्ति कोमा में है तो उसे ज़िंदा ही माना जाता है। नाउ इन हायर क्लासेज यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। अब देखो, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा हम पहले ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्या बोल रहे हैं कि हायर क्लासेज में हम पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग फिनोमिनाज हमारी बॉडी में हो रही हैं वो इंटरैक्शंस की मदद से हो रही हैं। इंटरैक्शन कौन कर रहा है? इंटरैक्शन यहाँ दो सेल आपस में कर सकते हैं, ठीक है, दो टिश्यूज़ आपस में काम कर सकते हैं, ठीक है। इंटरैक्शन का मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोऑपरेशन की बात हो रही है, ठीक है। दो सेल आपस में एक साथ फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल एक साथ फंक्शन करके क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। और टिश्यू दो अलग अलग टिश्यू एक साथ काम करके एक ऑर्गन बना सकते हैं, और ढेर सारे ऑर्गन एक साथ काम करके एक ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इंटरैक्शन की मदद से चल रहा है। और यहाँ पर ऊपर समझाने की कोशिश किया है कि मान लो एक टिश्यू लिया है, टिश्यू का कुछ भी फंक्शन है, मान लो एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल लिया। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना। मान लो एक ये प्रॉपर्टी होती है एपिथेलियल टिश्यू की, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। अब ये टिश्यू फिल्ट्रेशन क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमको पता है कि जो इसके सेल है वो बहुत ज़्यादा चपटे होते हैं, ठीक है, इनमें इंटरसेलुलर गैप नहीं होता है, सिंगल लेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो फिल्ट्रेशन का काम आसानी से कर पाते हैं। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है दैट इज़ फिल्ट्रेशन, वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल हैं उनकी वजह से। तो वही चीज़ ये ऊपर बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल। जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है, मान लो एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी है फिल्ट्रेशन करना, तो क्या हम इसमें से एक सेल बाहर निकाल के रख लें और हम बोले कि फिल्ट्रेशन करो तो ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी है वो टिश्यू का है, सेल का नहीं, ठीक है। ढेर सारे सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, तो एक सेल वो काम नहीं कर सकता जो एक पूरा टिश्यू मिलकर कर सकता है। यानी एक सेल वो काम नहीं कर सकता अकेले जो ढेर सारे सेल एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली are not present in molecular constituent of organelle but arises as result of interaction among the molecular component comprising the organelle। इसका मतलब क्या है? जैसे एक टिश्यू और सेल का एग्जांपल लिया था, उसी तरीके से एक सेल में जितने भी ऑर्गेनेली हैं वो एक सेल का प्रॉपर्टी, जैसे इस सेल का कुछ भी प्रॉपर्टी है, मान लो ये एक पर्टिकुलर एंजाइम सेक्रीट कर रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज का एग्जांपल हो, मैक्रोफेज क्या करता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर लेता है और वो फॉरेन पार्टिकल को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। अब ये जो सेल है, ठीक है, मैक्रोफेज सेल है ना, वो डिस्ट्रॉय क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास सेल ऑर्गेनेली है। क्या? मान लो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का काम होता है तोड़ना। अब मान लो इसमें से एक लाइसोसोम तुमने तो अलग रख लिया, तो क्या ये काम कर पाएगा? नहीं। ये सेल ऑर्गेनेली, एक अकेला सेल ऑर्गेनेली वो पूरा काम नहीं कर सकता जो एक सेल कर सकता है, क्योंकि उसमें एक सेल ऑर्गेनेली नहीं है, ढेर सारे सेल ऑर्गेनेली हैं। तो सिंपल से इसका कहने का मतलब है कि एक ढेर सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, तो टिश्यू जो फंक्शन कर सकता है वो एक सेल नहीं कर सकता। इसको इमरजेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर कॉम्पोनेंट जैसे कि लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मिल करके, ठीक है, ये सब मिल करके एक सेल ऑर्गेनेली बनाते। क्लोरोप्लास्ट में होता है ना, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेली में जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकियों में एक मेम्ब्रेन भी होती है, उनमें प्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स के साथ एक उनका डीएनए मटेरियल भी होता है, तो ये साथ मिल करके एक सेल ऑर्गेनेली बनाते हैं, जैसे कि ये दोनों। अब ये ढेर सारे ऐसे ही सेल ऑर्गेनेली मिल करके एक सेल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ढेर सारे सेल ऑर्गेनेली मिलके एक सेल बनाते हैं। अब ढेर सारे सेल साथ में काम करते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं, अलग अलग, जैसे कि 4 टाइप के टिश्यू हमने बेसिकली पढ़ना है, आगे बताएंगे। तो ये अलग अलग 4 टाइप के टिश्यू अलग अलग
पोर्शन में ऑर्गन्स यूज़ होते हैं तब ऑर्गन बनाते हैं। और ये बात ध्यान रखना कि कोई भी ऑर्गन में ज़रूरी नहीं है कि चारों टाइप के टिश्यू पाए जाएं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है चारों हो सकता है 2 हो 3 हो, जितने भी हों, ठीक है, बट प्रोपोर्शंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब एक ऑर्गन बन गया, ढेर सारे ऑर्गन एक साथ काम करेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। देखो मसल सेल एक साथ मिलकर मसल टिश्यू बनाया। अब मसल टिश्यू यहाँ पर यूज़ होगा हमारा हार्ट बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2 ऑर्गन्स का यूज़ हुआ, जैसे कि हार्ट, लंग, 2 ऑर्गन्स मिलकर के एक पूरा का पूरा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। और ऐसे ही ढेर सारे सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो इसका यही कहने का मतलब है, दीज इंट्रैक्शंस रिजल्ट इन एमर्जेंट प्रॉपर्टी। एमर्जेंट प्रॉपर्टी मतलब एक है, एक साथ मिलकर के दूसरी चीज़ बनाया, वो दूसरी चीज़ एक और भी कई चीज़ों के साथ मिलकर के एक और हायर लेवल वाली चीज़ बनाई, इसी को एमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में देखी जाती है। हायर लेवल मतलब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इसको हायर लेवल कहते हैं। जिसमें जिस भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है उस ऑर्गेनिज्म में बोला जाता है कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसमें, ठीक है। दिस फिनोमिना इज़ ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। किसी भी लेवल में आप देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है सेल से टिश्यू में जाओगे तो भी तो जो एमर्जेंट प्रॉपर्टी है देखने को मिल रही है, ढेर सारे सेल मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं। अब टिश्यू से आप ऑर्गन में जाओगे तो भी चीज़ देखने को मिल रही है। तो किसी भी लेवल पे आपको ये देखने को मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि सेल से पूरा ऑर्गन सिस्टम जाओगे तभी दिखेगी, नहीं। सेल से आप टिश्यू जाओ, या टिश्यू से आप सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन जाओ, या सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, या ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जाओ, इनमें भी देखी जाती है। नाउ देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जितनी भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी है वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये वाली लाइन अंडरलाइन करिए कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और साथ ही साथ बायोलॉजी इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाई शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू अ वेरिंग डिग्री। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आज प्रेजेंट हैं, पहले थे या फ्यूचर में भी होंगे, वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ डिग्री चेंज होकर के, ठीक है, हमारे एंसेस्टर से कुछ डिग्री चेंज होकर के हम में आया है, हमसे हमारे फ्यूचर जनरेशन में जाएगा। बस थोड़ी थोड़ी जो है चेंजेस होती रहेगी, राइट। ये वाला पैराग्राफ भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर ये लाइंस हैं जो उस पैराग्राफ से एक्सट्रैक्टेड हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस लाइन को आप नोट करिएगा। नाउ अब हम आ गए हैं लास्ट पेज पे हमारे इस लेक्चर के, जिसके बाद हमारे ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्या लिखा है? Diversity in living organism. If you look around, you will see a large variety of living organism, be it potted plant, insect, birds, your pet or other animals and plant. ठीक है, हम अपने तरफ चारों तरफ देखेंगे तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत लार्ज वैरायटी देखने को मिलेगी। अभी तक हमने ये डिस्टिंग्विश कर लिया कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसको लिविंग बनाती है, ठीक है। वो चीज़ें नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए, और सारे के सारे विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए। नाउ देयर आर also several organisms that you cannot see with your naked eye but they are all around you, ठीक है। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, बट उन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के, जो कि ऑब्वियसली माइक्रोब्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase. इसका क्या मतलब है, यहाँ से समझते हैं। देखिए, पहले हमारा मान लो एक पर्टिकुलर ज़मीन है, एक लैंड है, एक कंट्री है, वहाँ पर हम एक छोटे से एरिया में डिस्कवरी कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, तो हमें ये येलो कलर का एक स्पीशी दिखा, ठीक है, ऑब्जर्विंग एरिया 1, ठीक है, ऑब्जर्विंग एरिया 1, जिसमें सिर्फ मान लीजिए येलो कलर की स्पीशी एक ही स्पीशी है। अब हमने क्या किया, अपना रिसर्च एरिया थोड़ा सा बढ़ाया, तो हमने देखा कि अब
ब्लू कलर की स्पीशी भी हमें दिख रही है, ग्रीन भी दिख रही है, कुछ रेड भी दिख रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग अपना रिसर्च का एरिया बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हमें दिखेंगी वो बढ़ती जाएंगी। वही बात ये बोल रहा है कि पहले छोटा एरिया था तो एक मिल रहा है, बढ़ाते गए तो ढेर सारी स्पीशीज़ हमें मिलने लगी, ठीक है। वही बात ये कह रहा है। नाउ obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see much greater number and kind of living organism in it. Dense forest में obviously ढेर सारी species हैं, तो हो सकता है छोटे से एरिया में आपको 3 से 4 वैरायटीज़ दिख जाएं देखने के लिए, ठीक है। उससे बड़े में और भी ज़्यादा, डेंस फॉरेस्ट है ना, तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, हो सकता है और भी ज़्यादा। तो वही बोल रहा है कि मान लीजिए आप किसी ऐसे टेम्परेट कंट्री में गए जहाँ स्पीशीज़ इतनी नहीं है, तो 1 या 2 मिलेंगी। हो सकता है आप डेंस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में चले गए तो छोटे एरिया में आपको मान लीजिए 100 से 200 स्पीशीज़ देखने को मिल गई। तो वो ये बात बोल रहा है, ठीक है ना। इसमें से अंडरलाइन करने वाली बात क्या है, ये वाली चीज़, डेंस फॉरेस्ट से लेकर के यहाँ तक और उससे ऊपर वाली लाइन जो कि है इफ़ यू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशी। जितने भी डिफरेंट तरीके के प्लांट, एनिमल हम देख रहे हैं, उन सब, वो सभी के सभी एक स्पीशी हैं। जैसे हम, वी आर होमोसेपियंस, हम एक स्पीशी हैं, राइट, एनिमल की, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल, हम पोटैटो देखते हैं, पोटैटो एक स्पीशी है, सोलैनम ट्यूबरोसम एक स्पीशी है, राइट। ब्रिंजल हम देखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्पीशी, सोलैनम मेनेंजोना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं, हम एक स्पीशी देख रहे हैं, बिकॉज जो जीनस है और उससे ऊपर के जितने भी डिविजन्स हैं, राइट, उसके ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं, वो सुपरफिशियली हमने बस इकट्ठा करके उनको एक ग्रुप में डाला है, ठीक है। बाकी जितने ऑर्गेनिज्म ऑन ग्राउंड लेवल हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो सभी के सभी स्पीशी हैं। हम देख सिर्फ स्पीशीज़ को सकते हैं, जीनस, ऑर्डर, क्लास हम देख नहीं सकते। वो तो एक जस्ट एक क्लासिफिकेशन के लिए, पढ़ने लिखने के लिए एक हमने ग्रुप बना दिया है, ठीक है। जीनस हमें दिखेगा नहीं, जीनस के अंदर प्रेजेंट जो स्पीशीज़ है वो हम दिखेगा। जैसे एनिमल किंगडम के अंदर प्रेजेंट जितने भी हमें फाइलम्स है वो दिखेंगे, फाइलम के अंदर प्रेजेंट जितने भी क्लासेस हैं हमें वो दिखेंगे, क्लासेस के अंदर जितने ऑर्डर्स हैं हमें वो दिखेंगे, ऑर्डर के अंदर जितने फैमिली हैं, फैमिली के अंदर जितने जीनस है, जीनस के अंदर जितने स्पीशीज़ हैं, हमें सिर्फ ये दिखेंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम, फाइलम, सब सुपरफिशियल है, हमें कुछ दिखता नहीं है, राइट। स्पीशी ही हमें दिखेंगे। नाउ नंबर ऑफ स्पीशीज़, अच्छा ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन किए। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अब अभी तक कितने स्पीशीज़ को हम लोग जान चुके हैं और डिस्क्राइब कर चुके हैं, दिस इज़ द नंबर, अंडरलाइन कर लीजिए इस नंबर को, राइट। दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारे अर्थ में, ठीक है, अर्थ पर कितने नंबर और कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नंबर कितने हैं और कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ में प्रेजेंट है, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। रिमेंबर, बायोडाइवर्सिटी सिर्फ 1.8 या 1.7 मिलियन की नहीं है, ये तो सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म है जो हम जानते हैं। इससे कई ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो पहले एक्सटिंक्ट हो गए हों या आगे भी आ सकते हैं या अभी भी प्रेजेंट हैं और हमने नोटिस नहीं किया है, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी का करंट नंबर ये नहीं है, बायोडाइवर्सिटी इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। We should remember here that as we explore new areas, even the old ones, new organisms are कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई। इसका मतलब क्या है, ये तो समझ में आ गया कि हम लोग नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें नए नए स्पीशीज़, पहले येलो दिख रहा था, अब ग्रीन, रेड, ब्लू भी दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो अलग अलग नए नए स्पीशीज़ दिखेंगे। बट इसका क्या मतलब है कि पुराने वाले एरियाज़ को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो भी नए ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। वही बात है कि हो सकता है कि इवोल्यूशन की मदद से जो एरिया हमने मान लीजिए एक एरिया देखा जिसमें एक ही स्पीशी पाई गई, हम दूसरे एरिया में चले गए एक्सप्लोर करने के लिए, और जब हम वापस आए इसी सेम एरिया में हमें एक नहीं 2 स्पीशीज़ मिली। क्या हुआ होगा, हो सकता है इवोल्यूशन हुआ होगा, इससे इस एक स्पीशी से एक दूसरा स्पीशी बन गया हो, ठीक है। हो सकता है मिस आइडेंटिफाइड स्पीशी, मतलब ये 2 दूसरी स्पीशीज़ प्रेजेंट थी बट हमने नोटिस ही नहीं किया उसको, तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है।
कितने, मिलियंस ऑफ, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम, ठीक है, हम अपने लोकल एरिया, हम जहाँ रहते हैं, किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का एक लोकल नाम होता है। फॉर एग्जांपल हिंदी में डॉग को हम लोग कुत्ता बोलते हैं, राइट। कर्नाटक में, साउथ में डॉग को किसी और नाम से बुलाया जाता होगा, ठीक है, मराठी में किसी और तरीके से बुलाया जाता होगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को लोकल लैंग्वेज में लोग अलग अलग नेम से बुलाते हैं। नाउ दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। इंडिया बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डॉग फॉर एन एग्जाम्पल, अलग अलग नाम से जाना जाता हो, जैसे कुत्ता, या मराठी में कुछ और, या उसके बाद आपका बंगाली में कुछ और। तो विद इन सेम कंट्री भी अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find a way and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. अब इसका क्या कहने का मतलब है कि सपोज़ आप जानते हो हिंदी में डॉग को क्या बोलते हैं और आप इंग्लिश में भी जानते हो डॉग को क्या बोलते हैं, बट आप मान लो चाइना में चले गए और आपको डॉग बोलना है। अब चाइना में उनको तो चाइनीज़ आती है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, मान लो जिस पर्सन से आप बात करो उसको इंग्लिश भी नहीं आती है, ठीक है, उसको सिर्फ चाइनीज़ आती है, तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, ठीक है। या मान लो उसको आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको सिर्फ हिंदी आती है, आपको कुत्ता बोलने आता है और उसको इंग्लिश आती है या बेसिकली उसको चाइनीज़ आती है, तो एक कॉमन नेम होना चाहिए उसका, कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और आप उस ऑर्गेनिज्म का नाम लो तो वो आइडेंटिफाई कर पाए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो सकता है आपको उसकी भाषा ना आती हो सकता है उसको आपकी भाषा ना आती हो, राइट। तो वही बात बोल रहा है, ये वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। नाउ हैंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उस ऑर्गेनिज्म का हमें एक ऐसा नाम रखना पड़ेगा जिस नाम से थ्रू आउट द वर्ल्ड वो जाना जा सके। कि एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हमने आम ले लिया, ठीक है, आम लेकर के हम लोग इटली चले गए और हमें बोलना है कि हमें ये चाहिए और हमें नहीं पता कि आम को क्या बोलेंगे इटली में, तो आप उसका साइंटिफिक नेम बता सकते हो कि भाई मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका आप भी जानते हो, मैंजीफेरा इंडिका वो भी जानता होगा, क्योंकि एक साइंटिफिक नेम है और दुनिया के किसी भी कोने में ये नेम चल सकता है, राइट। नाउ इसी प्रोसेस को जो हम लोग एक नाम स्पेसिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी चल सके, उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज described correctly and we know to what organism the name is attached to, यानी आइडेंटिफिकेशन। इसका कहने का मतलब है नोमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसका हम नाम रखने वाले हैं उसको हमने करेक्टली डिस्क्राइब किया, यानी उसके फीचर क्या है, वो कहाँ रहता है, हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि जो नाम हम दे रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म के फीचर्स क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, तभी थोड़ा सा नाम ना मिलता जुलता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका वैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम इंडिका ले लें तो कहीं ना कहीं इंडिया को स्पेसिफाई कर रहा है, राइट। तो इंडिया में मैंगो के कई सारे वैरायटी पाए जाते हैं। हो सकता है मैंजीफेरा इंडिका जब उन्होंने पहला साइंटिफिक नाम रखा होगा तो हो सकता है क्योंकि इंडिया में बहुत वैरायटी पाई जाती है मैंगोज़ की, तो उन्होंने इंडिया से एक रेफरल लेकर के हाँ भाई ये इंडिया में पाया जाता है तो उन्होंने मैंजीफेरा इंडिका नाम रख दिया, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है उस ऑर्गेनिज्म का जिसका हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। नाउ इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी number of scientists have established procedures to assign a specific name to each known organism, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, in order to facilitate the study number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each organism. This is accepted to biologists all over the world. यही कह रहा है कि मतलब जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसी बात पे काम किया है कि एक नॉन ऑर्गेनिज्म पे एक साइंटिफिक नेम चिपका दिया जाए जो कि जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस नाम को एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में एक्सेप्ट किया गया किसी में नहीं, ऐसा नहीं है, सारे के सारे कंट्री के बायोलॉजिस्ट इसे एक्सेप्ट करते हैं, राइट। जैसे कि प्लांट्स में बोले तो प्लांट्स में जो साइंटिफिक नेम है वो कौन देता है, कौन बनाता है या अग्री किसके द्वारा किया जाता है,
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये फुल फॉर्म अंडरलाइन कीजिए। यहाँ नोट करने वाली बात है, यहाँ फॉर है और एनिमल वाले में यहाँ ऑफ होता है, राइट। दोनों डिफरेंस आप याद करिएगा। यू में आस्क एनिमल्स के लिए क्या है, एनिमल्स में नेम जो है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये देता है, ठीक है। यहाँ फॉर है, यहाँ ऑफ है, इन दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। नाउ द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। अब फीचर्स देख लो, साइंटिफिक नेम इस बात का एश्योरेंस करता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अराइव एट द सेम नेम, ठीक है। और उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि अगर हम उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें कि ये भाई आम का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगो का हमने बोला कि ये येलो कलर का होता है, फ्रूट है, राइट, फ्लैशी होता है, येलो कलर का होता है। तो इससे जिस भी सामने वाले बंदे को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने का हो, उसे समझ में आ जाना चाहिए कि मैं आम के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। ये चीज़ बोली जा रही है। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब रखा जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं रखा जा सकता, राइट। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म को, राइट। ईच नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट। अब ये जो नेम, साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं ना, उसके दो कॉम्पोनेंट होते हैं। पहला होता है जेनरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। क्योंकि इसके दो कॉम्पोनेंट हैं, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। अब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। और ये जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से जो नेमिंग का प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए करते हैं, राइट। नाउ दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड इन कन्वीनियंट, ठीक है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। जैसे कि साइंटिफिक नेम मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका होता है और ये एक बाइनोमियल नेम है, राइट। अब इसके बारे में जो है वो अगले पेज में है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, राइट। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ 4 पेज का जो हमारा टारगेट था कंप्लीट कर लिया हमने। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले 4 पेजेस के साथ। और जो हमने टाइम डिसाइड किया है, दिन डिसाइड किए हैं, उसी के अंदर पूरा का पूरा टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन।